So today we'll be starting a new chapter and that is president. So देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रेसिडेंट्स रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंट, उनके बारे में पढ़ना है। फिर कैसे इलेक्ट होते हैं और ये जो प्रेसिडेंट है और उनकी पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में और कहाँ कहाँ पे है, कौन से आर्टिकल्स में है। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशंस एंड टर्म्स क्या होती है, हाउ प्रेसिडेंट इज़ रिमूव्ड एंड हाउ ही रिज़ाइन एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। सो हम ये 6 पार्ट में टोटल प्रेसिडेंट कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई सहपाठी। देखिए, हमने एक कोशिश की है एक ई सहपाठी नाम के इस चैनल रूपी एक पेड़ लगाने की। तो आप लोग इसको लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस पर कमेंट करके हमारे इस पेड़ को बढ़ाने की कोशिश करें और हो सके तो लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम भी मोटिवेटेड फील कर सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सो थिंग इज़ कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसमें फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स आज तक अगर हम देखते हैं तो टोटल 14 रेगुलर प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं और 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, या लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, राइट। ये हुआ। उसके बाद जो सेकंड हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बिकम प्रेसिडेंट। यानी इससे पहले जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बाद प्रेसिडेंट बनने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर थर्ड जो आते हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं। ठीक है, अब इस डॉक्टर जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। यानी जब ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद एक प्रेसिडेंट आते हैं हमारे, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो इंडियन हिस्ट्री में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रह चुके हैं इंडिया के। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कैसे हुआ था? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जब वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो प्रेसिडेंट बन गए, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो जब वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी वैकेंट हो जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले लेता है। फिर जब इनको वीवी गिरी साहब को जब प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन करना था तो ये अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ देते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद एक्टिंग बने थे, टू टेक पार्ट इनटू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस वक्त अब प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो गई है तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो लेते हैं, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालते हैं। तो इस तरह हमारे ये इंपॉर्टेंट रहे। और फिर आज के हमारे जो हैं 14th हैं, ये इनका नाम है रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये हुआ। साथ ही एक चीज़ और याद रखना है कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे इनको पॉपुलर प्रेसिडेंट कहते हैं। ही वॉज चॉइस ऑफ द पीपल, लोग इनको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें उससे पहले हम देख लेते हैं किस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में है प्रेसिडेंट का जिक्र। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअली आर्टिकल 52 से लेकर के 78 और ये पड़ता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर है मेंशन्ड। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है
प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे वो नॉमिनल हेड होते हैं. ही इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट. कहने का मतलब है जो रियल पावर होता है वो पीएम हमारे जो होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, पर सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. ठीक है. ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड, हु प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. यानी जब सेंसस होगा तो सबसे पहला जो किसी का काउंट होगा वो प्रेसिडेंट होंगे. ठीक है. ऑल्सो एक्ट्स एज अ सिंबल, हु प्रेसिडेंट. एक्चुअली प्रेसिडेंट अगर सवाल आ जाए कि हु एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड solidarity, so it will be president, right? Acts as symbol of what? Symbol of integrity, unity and solidarity. ठीक है. of what? of nation. देश के एकता अखंडता के ये सिंबल होते हैं, ये पहचान होते हैं. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें इलेक्शन कैसे होता है. तो अगर इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, सो पहली बात ये जानना है कि ये डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. कहने का मतलब है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. यानी जिस तरह हम डायरेक्ट वोट करते हैं फॉर पीएम, हम इस तरह प्रेसिडेंट के लिए नहीं कर सकते. तो ये इनका जो है ये इनडायरेक्टली वोट किए जाते हैं. ठीक है. और ये इस वोट करने वाले लोग कौन होते हैं, ये हमें जानना है, जिनको हम इलेक्ट करते हैं. ठीक है. कब? लोकसभा में, ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबली में. उसके बाद फिर राज्यसभा के मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं. ठीक है. ये पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ क्या है, बेसिकली क्या कहें कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो एक इलेक्टरल कॉलेज होता है. कहने का मतलब एक ग्रुप होता है जो इलेक्ट करता है. और वो कौन कौन होते हैं? दोनों हाउस के मेंबर्स. ठीक है. और दोनों हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स. ये याद रखना कि इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट दी नॉमिनेटेड वन. यानी इसमें जो है इलेक्शन में जो है ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड वाले नहीं करते, नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है. और कौन नहीं करते? और मेंबर्स ऑफ डिसॉल्व्ड असेंबलीज. यानी किसी राज्य में असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो उसके भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक है. ये जो हैं ये नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, ये याद रखना है. तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स ओनली ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट की जो विधानसभा होती है. ठीक है. ये हो गया इलेक्शन कैसे होता है. और इलेक्शन जो होता है, दिस इज बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अब वैल्यू जो वोट्स की होगी वो कैसे निर्धारित किया जाएगा. इसमें दो हैं. एक तो मैंने बोला कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए. तो एमएलए जब वोट करेगा उनकी कुछ और वैल्यू होगी, और एमपी यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जब वोट करेंगे तो अलग वैल्यू होगी. तो एमएलए जो वोट करेगा उसकी वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ देखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट. जो स्टेट का टोटल पॉपुलेशन होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटर इंटू 1/1000. ये चीज़ रखना, इंटू 1/1000 होगा. ठीक है. ये वैल्यू होगी एमएलए की. वाइल द वैल्यू ऑफ एमपी विल बी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, ऑफ ऑल एमएलए. जितने भी एमएलए होंगे उनके सारे एमएलएज के, स्टेट्स के एमएलएज के वैल्यूज वोट्स के, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज. ठीक है. इस तरह. तो
तो ये बताने का यहाँ पे तात्पर्य ये था कि ये सवाल जो है ये डायरेक्टली पूछा गया है 2018 के आईएएस के पेपर में, ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इलेक्शन ये वैल्यू हो गई। अब जो है यहाँ जो वोटिंग होती है, वोटिंग सीक्रेट बैलेट के तहत होती है, ठीक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो वोट कर रहा है उस किसको वोट कर रहा है ये पता नहीं होता किसी को, ठीक है। और जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है इलेक्टेड, उसको एक मिनिमम फिक्स्ड कोटा सिक्योर करना पड़ता है वोट का, ठीक है। एक जो इलेक्टेड मेंबर होगा, विनर जो होगा, यानी कहने का मतलब जो प्रेसिडेंट के लिए चुन लिए गए, उनको एक फिक्स्ड कोटा जो होता है ऑफ वोट, वैल्यू ऑफ वोट लाना पड़ेगा। और ये फिक्स्ड कोटा निकालने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कोटा। ये निकालने का तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो पड़े हैं, पोल्ड, जो पूरे वैलिड वोट्स की जो टोटल संख्या है, अपॉन 1 + 1, फिर यहाँ पे +1, ठीक है। ये संख्या होती है, इतने लाने पड़ते हैं, तो ये वैलिड वोट्स की संख्या है, मतलब वैल्यू है। तो इतना कम से कम लाना पड़ेगा तो ही एक व्यक्ति विनर कहलाता है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति को जो मेंबर, यानी हर एक मेंबर जो होता है ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी जो इलेक्शन में पार्ट ले रहा है, ठीक है, इज गिवन ओनली 1 बैलेट वोट, और उसमें प्रेफरेंस देनी होती है, यानी प्रेफरेंशियल होती है। जैसे अगर मान लो 3 कोई नॉमिनेशन हुआ है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, तो अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कोई है, तो अगर मुझे ये बैलेट पेपर मिला है तो इसमें मुझे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि 2 को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, फिर 1 को, फिर इस तरह। और फिर इस तरह इनकी काउंटिंग के समय देखा जाता है कि फर्स्ट वोट किसको मिला है, सेकेंड वोट किसको, फिर विनर इसके घोषित किए जाते हैं। तो ये हुआ पूरा तरीका इलेक्शन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, मान लेते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसमें, इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के, ठीक है, तो कौन सॉल्व करेगा? तो जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं, ऑल द इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो होंगे what आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय ओनली सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वे सर्वा है, कहने का मतलब यहाँ इलेक्शन के मामले में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मामले में सर्वे सर्वा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। और एक बार डिसीजन फाइनल हो गया तो कैन नॉट बी अवर्टेड। एक बार अगर फाइनल हो गया तो उस डिसीजन को रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, उस पर कोई चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इलेक्शन का पूरा सिस्टम हुआ। यानी यहाँ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की, तो क्वालिफिकेशन जाने और उसके साथ ही साथ हम टर्म्स देखते हैं। टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म के लिए। तो पहले टर्म्स की बात करें तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स ऑफिस, ठीक है। उससे लेकर के 5 साल तक के लिए वो इलेक्ट होते हैं, यानी अपनी ऑफिस संभालते हैं। और कब तक, और एक चीज है कि अनटिल जो आने वाले लोग हैं, आने वाला जो नया प्रेसिडेंट होगा, तब तक वो चार्ज को अज्यूम नहीं कर लेता, तब तक वो संभालते हैं, ठीक है। और एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, ठीक है। एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, जा सकते हैं। जैसे कि हम अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में 2 ही टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। यहाँ कितने भी टाइम के लिए री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक अमेरिका है जिसमें 2 बार के लिए ही अलाउड है, ठीक है। फिर आई क्वालिफिकेशन की बात। तो क्वालिफिकेशंस कहेंगे तो पहला, सिटीजन होना चाहिए ऑफ व्हाट, इंडिया का, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी फॉर इलेक्शन इन लोकसभा। यहां याद रखना है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है।
फिर तीसरा क्वालिफिकेशन है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई ऑफिस जो है यूनियन की ऑफ इंडिया के अंदर होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इनकी क्वालिफिकेशन, नो ऑफिस ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बात आती है कि नॉमिनेशंस कैसे होते हैं। अगर नॉमिनेशन की बात करें हम प्रेसिडेंट के लिए, तो पहली बात तो ही मस्ट बी सब्सक्राइब एटलीस्ट 50 मेंबर्स एज प्रपोजर एंड 50 मेंबर्स हु आर इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ये यानी कहने का मतलब है टोटल 100 लोग जो हैं इनको सपोर्ट करने चाहिए लिखित में एज अ वाइल फिलिंग द नॉमिनेशन। ठीक है, और कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करेगा उसको सम ऑफ 15,000 जो है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इन आरबीआई एज अ सिक्योरिटी, जबकि 1/6 ऑफ वोट अगर नहीं मिलेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये क्या था, जमानत जब्त होना। ठीक है, अब यहाँ जो ओथ है, यानी अगर प्रेसिडेंट बन जाता है कोई तो ओथ यानी जो कसम खिलाई जाती है, तो वो क्या है, किस नाम पे होता है और ये कौन करता है। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इनको ओथ दिलाएंगे। ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल, वो इनको दिलाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक चीज़ और जानने की बात यह है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट इज इम्यून ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन पर्सनल एक्ट वाइल इन ऑफिस। यानी जब ऑफिस में है, यानी ऑफिस जब संभाल रहे हैं प्रेसिडेंट की, तब उन पे कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा सकते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। चार्ज लगा दे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, ये क्या। और अगर हम देखेंगे, ये तो हुआ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अगर सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो सिविल प्रोसीडिंग्स भी तब चलाई जा सकती हैं जब 2 महीने का नोटिस दिया जाए। ठीक है, उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। हमने बात की थी रेजिग्नेशन की या रिमूवल की। तो रेजिग्नेशन जो है ये लिखित में देंगे किसको, टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको अपना रेजिग्नेशन लिखित में देंगे प्रेसिडेंट। इनका रिमूवल जो होता है वो और रिमूवल जो होता है बेसिकली, रिमूवल इज थ्रू इम्पीचमेंट। एंड व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके तहत प्रेसिडेंट को निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाना चाहिए, और उसके भी कुछ कंडीशंस हैं किस किस तरह से कैसे होगा। यानी अगर फाइनल देखें तो लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाना चाहिए रेजोल्यूशन बाय 2/3, यानी स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, एंड 50% ऑफ द टोटल। तो ये होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। और ये जो इम्पीचमेंट है ये किसी भी हाउस में हो सकता है, या तो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, ये किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसमें भी शुरू हो रहा है उसमें 1/4 जो हैं वो लिखित में 1/4 मेंबर हाउस के 14 डे नोटिस पे लिख के देंगे। ठीक है, हाउस को 1/4 मेंबर्स लिख के देंगे कि इनको हटाया जाना चाहिए, फिर इन पे प्रोसीडिंग्स चलाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये क्वासी जुडिशियल होता है। ये हो गई हमारी इम्पीचमेंट और रिमूवल की बात। तो उसके बाद हु पार्टिसिपेट्स, हाँ अगर इम्पीचमेंट हो रहा है, अगर इम्पीचमेंट हो रहा है तो हु पार्टिसिपेट्स इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो हमने देखा इलेक्शन में ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस। ठीक है, वहाँ इलेक्टेड मेंबर था। अब यहाँ जो है
यहाँ पे याद रखनी है, इम्पीचमेंट प्रोसेस केवल एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, यानी एमएलए जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, एमपी जो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कर सकते हैं। भी क्या मतलब, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कर सकते हैं, ये याद रखने की बात है, ठीक है। ये हो गया। फिर अब हम आते हैं हमारा पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट, तो क्या क्या पावर्स हैं, तो यहां हम देखते हैं। पहले तो कुछ पावर्स, इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, देन लेजिस्लेटिव पावर, एंड देन कम्स फाइनेंशियल पावर, ठीक है। अगर हम टोटल बात करते हैं, अब शुरू करते हैं अगर पावर्स में, तो पहली बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है, इनमें क्या होता है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लेती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट्स नेम, ठीक है। और कैन मेक रूल स्पेसिफाइंग मैनर्स इन विच ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, यानी उनके नाम पे ही ये किया जाता है कि कौन से रूल और रेगुलेशंस क्या बनेंगे और कैसे ऑथेंटिकेट होगा, ये उनके नाम पे ही होता है, ठीक है। उसके बाद इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स में इनके पास थोड़ी अपॉइंटिंग पावर भी है, कुछ मेंबर्स को ये अपॉइंट करते हैं, लाइक ही जो अपॉइंटिंग पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, किन किन को अपॉइंट करता है, पीएम को अपॉइंट करते हैं, और एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये जो हैं, अगर कहा जाए कि कब तक ऑफिस, और ये जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है कि कब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे, यानी देखिए यहाँ प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि जब मन किया प्रेसिडेंट इनको हटा देगा, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम विल एक्सरसाइज दी मेजॉरिटी और कॉन्फिडेंस इन दी हाउस, ठीक है, जब तक मेजॉरिटी या कॉन्फिडेंस हाउस में रखेंगे तब अपना मेंटेन करेंगे, तो प्रेसिडेंट उनको नहीं हटा सकते। तो ये चीज़ ना, लेकिन कहा जाएगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या टर्म जो है, ठीक है। ये हो गया अपॉइंटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडियन गवर्नमेंट का, उनको अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इनको करने की जरूरत करने का है पावर। अभी जो बने हमारे रिसेंट वाले जीसी मुर्मू, ये कौन थे, हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब इनको बना दिया गया है सीएजी। उसके बाद जो है उसके बाद अपॉइंट करने का पावर जो है, किनको अपॉइंट और कर सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, एंड इलेक्शनर कमिश्नर्स को। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चेयरमैन जो होते हैं, अब चेयरमैन ऑफ किनके, यूपीएससी, ठीक है, इनको भी अपॉइंट करते हैं ये। फिर अगर देखें तो गवर्नर को, बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन गवर्नर को, ठीक है, और गवर्नर भी जो हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही काम करते हैं, यानी कहने का मतलब प्रेसिडेंट जब चाहेंगे इनको हटा सकते हैं। मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशंस, यानी फाइनेंस कमीशंस के चेयरमैन और मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं कि जजेस ऑफ हुम, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर चीफ ऑफ आर्मी, यानी आर्मी के चीफ को भी, नेवी,
एंड एयरफोर्स। यहाँ पे एक चीज़ और कहना है कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन तीनों के भी चीफ होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एग्जीक्यूटिव पावर। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो यहाँ जो मेन चीज़ है, तो प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये चीज़ याद रखना। सवाल आता है कि क्या प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो यस, प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। फिर प्रेसिडेंट एड्रेसेस पार्लियामेंट एट फर्स्ट सेशन। पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर जो है, इसमें क्या है कि ये फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, यही ये जो हैं वो एड्रेस करते हैं। और फर्स्ट सेशन ऑफ एनी जनरल इलेक्शन, जो फर्स्ट सेशन होता है जनरल इलेक्शन के बाद, उसको भी बेसिकली प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं, ठीक है। और कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड व्हेन ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर फॉल्स वैकेंट। यानी जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो नहीं हैं, तो ये किसी भी मेंबर को उठा के बोल सकते हैं कि यू प्रिसाइड दी हाउस, ठीक है। कैन अपॉइंट एनी मेंबर इन बोथ हाउसेस, बेसिकली इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। और ये जो हैं प्रेसिडेंट जो हैं, ये जो हमारे समन करते हैं पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग को, और यानी जॉइंट सिटिंग को समन करते हैं, जिसको जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को, और जॉइंट सिटिंग के को बुलाने का जो है, समन करने का प्रेसिडेंट के पास ही लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स। अब यहाँ देखना है कि किसको नॉमिनेट्स करता है। नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राइट, एंड 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और ये जो दो मेंबर होंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आएंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे, ठीक है। ये जो 12 मेंबर हैं राज्यसभा के, ये बेसिकली अलग अलग फील्ड के अपने जाने माने नाम हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये होगी, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आर्टिकल 123। ये लेजिस्लेटिव पावर अगर सवाल पूछता है कि इन विच आर्टिकल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन, तो बेधड़क से 123 मान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है, यानी ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट जो है इशू कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। अनदर थिंग इज कि इट इज द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस। कहने का मतलब है प्रेसिडेंट ही हैं जो डिसाइड करते हैं क्वेश्चंस के, किस पे? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन को कौन करता है डिसाइड? ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर जो बिल है, कोई भी बिल पास करके भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट कैन रिटर्न वंस, या तो रिटर्न कर सकते हैं एक बार, या तो वो होल्ड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। और अगर रिटर्न करते हैं तो एक बार रिटर्न कर सकते हैं, फिर अगर पास करके भेजा गया तो उनको साइन करना पड़ेगा। और जब साइन कर दिया जाता है बिल, व्हेन साइंड बाय प्रेसिडेंट बिकम्स लॉ, ठीक है। ये चीज़ है, ये प्रेसिडेंट की होगी बात लेजिस्लेटिव पावर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर, ठीक है। फाइनेंशियल पावर में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है तो वो आती है मनी बिल की। मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक परमिशन नहीं लिया गया हो
हमारे प्रेसिडेंट से परमिशन लिया गया, यानी इफ प्रेसिडेंट रिकमेंड्स देन मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कॉजेज टू ले बिफोर पार्लियामेंट यूनियन बजट। यूनियन बजट को रखने का भी ये करवाते हैं प्रावधान क्या क्या होंगे, ऐसे करके ये फाइनेंशियल पावर इनको देता है। और नो ग्रांट डिमांड्स फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन, यानी अगर किसको मतलब जो ग्रांट होता है जो स्टेट्स को दी जाती हैं, ये तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रेसिडेंट रिकमेंड ना करें। तो नो ग्रांट कैन बी गिवन विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन। ऑलराइट, सो दिस वाज फाइनेंशियल पावर। देन देयर कम्स सम डिप्लोमेटिक पावर। कुछ डिप्लोमेटिक पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। और ये क्या क्या है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, कहने का मतलब जितने भी हमारे दूसरे देशों के साथ ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं, उन आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के ही बिहाफ पे ये कंक्लूड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम, और प्रेसिडेंट जो है हमारे ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन इंटरनेशनल फोरम। और एक और चीज़, एक और डिप्लोमेटिक जो इंपॉर्टेंट है, ये अम्बेसडर जितने भी दूसरे देश में होते हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करके भेजते हैं, या हाई कमीशन कह लो, ये दूसरे देशों में ये अपॉइंट करके भेजते हैं। ठीक है। ये प्रेसिडेंट का डिप्लोमेटिक पावर है। इसके बाद अगर आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वीटो पावर। इसके बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता है वीटो पावर। दिस वीटो पावर इज बेसिकली ऑफ काइंड्स लाइक एब्सोल्यूट, ठीक है, फिर क्वालिफाइड, देन सस्पेंसिव एंड पॉकेट। सो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी बिल को अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं, तो वो एब्सोल्यूट पावर में आता है कि वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अपने पास रख लिए। अब इसमें क्वालिफाइड वीटो जो है, ये जो वीटो टाइप है, ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। सो इंडियन प्रेसिडेंट्स हैव ओनली 3 वीटो टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो, जब बिल को अपने पास रख लेते हैं, विदहोल्ड कर लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो, अब सस्पेंसिव क्या होता है कि जब कोई भी बिल को दोबारा भेजा जाए हायर मेजॉरिटी से, तो उनको प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को छोड़ दिया जाए तो कहने का मतलब बिल्स कैन बी, मतलब डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी ओवर रिडन बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। देखो फिर पॉकेट वीटो आता है। पॉकेट वीटो में नो एक्शंस ऑन बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर, यानी कोई एक्शन नहीं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। प्रेसिडेंट कीप्स द बिल पेंडिंग कि साइन करेंगे, बस ये हो गया। ठीक है, ये रोक देते हैं। ये बात हुई। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी एब्सोल्यूट वीटो की और बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो में अगर हम देखेंगे तो एब्सोल्यूट वीटो जो है, ये है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज एक्सेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कोई बिल जो है पास किया गया, उसको विदहोल्ड कर दिया, रोक दिया, अपने पास रोक के रख, मतलब बेसिकली अपने पास रख लिए हैं। ठीक है। द बिल देन एंड्स एंड डू नॉट बिकम्स एन एक्ट, यानी अगर रोक दिया प्रेसिडेंट ने, जो कि जनरली नहीं करते हैं, तो अगर किसी बिल को जो पास किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, यानी पार्लियामेंट द्वारा बेसिकली, तो इसको रोक सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं। और अगर ये कर दिया गया तो ये खत्म हो जाएगा, बिल यहीं पे लैप्स हो जाएगा। ठीक है। ये 2 केस में बेसिकली किया जाता है। ये कौन सी बात करूं मैं, एब्सोल्यूट, ये 2 केस में किया जाता है बेसिकली। ये फर्स्ट केस जो है वो है जब ये प्राइवेट मेंबर बिल हो,
देखिए यहाँ पे बात ये समझनी है कि कोई भी चीज़ प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रेसिडेंट करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे करते हैं। तो जितना भी बैक हैंड में काम चल रहा है, चाहे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो, चाहे जो भी लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर, जो भी पावर हो, वो सारी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही करते हैं प्रेसिडेंट। उन्हीं के एडवाइस पे, एड एंड एडवाइस पे करते हैं। तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो प्राइवेट मेंबर कौन होता है? प्राइवेट मेंबर इज दैट पर्सन हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर नहीं है वो, अगर कोई बिल को इंट्रोड्यूस करता है और पास हो जाता है तो उसको विदहोल्ड करा दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा। तो इस केस में कर दिया जाता है विदहोल्ड। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल हो जाता है। एंड सेकेंड केस कम्स व्हेन गवर्नमेंट बिल, जब कैबिनेट रिज़ाइन कर देता है, जब कैबिनेट जो है रिज़ाइन कर देता है, उस टाइम पे ये एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये बात हो गई। अब यहाँ पे हमने बात की थी आर्टिकल 123 की। ये क्या था? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करते हैं हम अगर, तो ये भी ऑर्डिनेंस जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे की जाएगी। और ऑर्डिनेंस जो बनाया जाएगा, यानी ऑर्डिनेंस जो पास किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट, ये तब होगा जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं होगा। ठीक है, व्हेन नन ऑफ द हाउस और ईदर ऑफ द हाउस इज इन सेशन। ठीक है, व्हेन बोथ आर इन सेशन देन ऑर्डिनेंस मेड इज वॉइड। यानी अगर या तो दोनों या तो कोई एक नहीं है, या तो बोथ, नॉट, और ईदर नॉट इन सेशन, तो इस टाइम पे जो है ऑर्डिनेंस को लाया जा सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे। और ये जो ऑर्डिनेंस बनेगा, ये ऑर्डिनेंस जो बनेगा ये 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। वैलिड, राइट? सो वैलिड कब तक रहेगा? 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। और अगर मैक्सिमम हम देखते हैं 6 मंथ्स के बाद भी टाइम मिलता है पास कराने का, दैट इज 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। अगर 6 यानी मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 6 महीने और 6 हफ्ते तक का टाइम जो है ऑर्डिनेंस का होता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और ऑर्डिनेंस को रेट्रोस्पेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, यानी पीछे के समय से भी हम इसको लेकर के कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के थ्रू। ओके, और इस 6 हफ्ते और 6 महीने और 6 हफ्ते के अंतराल में अगर पार्लियामेंट पास कर देती है लॉ रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस, तो ये लॉ बन जाएगा परमानेंट, अदरवाइज इट विल लैप्स। राइट, ये हो गए कुछ पावर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब आते हैं पार्डनिंग पावर। सो पार्डनिंग यानी माफ़ करने का पावर। अब किसको माफ़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली अ क्रिमिनल। सो दिस पावर इज अंडर आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है टू पार्डन अ पर्सन हु हैज़ बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड। जिसका कोर्ट में केस चला है और वो कन्विक्ट हो गया है, उसको माफ़ करने का इनके पास पावर है अंडर आर्टिकल 72। प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग हिज पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। यानी कोर्ट ऑफ अपील की तरह ये काम नहीं करते हैं, ये ऐसे ही जो है वो पार्डन कर सकते हैं। अब ये पार्डनिंग पावर जो है, पार्डनिंग कितने टाइप की होती है? देखो, एक तो डायरेक्ट पार्डन होता है, अगर पार्डन कहें तो इसमें रिमूव कर दिया जाता है वो सेंटेंस एंड कन्विक्शन कंप्लीटली, पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाता है पार्डन। फिर कम्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कम्यूटेशन। ये कम्यूटेशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अदर लाइटर फॉर्म। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि, यानी कम्यूटेशन का मतलब हायर फॉर्म से लोअर पनिशमेंट की तरफ इसको बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, अगर किसी को डेथ वारंट मिली है,
डेथ कन्विक्शन मिला है, पनिशमेंट मिला है, तो इसको ये लाइफ प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दिस इज कम्यूटेशन, राइट. अनदर थिंग इज रिमिशन. यहाँ पे पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर. कहने का मतलब रेमिशन, रिमिट कर दिया जाता है. इसमें क्या है कि मान लेते हैं 6 साल का इन किसी आदमी को सज़ा मिली थी, तो करके इसको 4 साल, 3 साल, 2 साल, कितने मतलब कम किया जा सकता है, लेकिन सज़ा वैसी ही रहेगी. ठीक है, उसके कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया जाएगा. फिर उसके बाद आता है एक आता है रिस्पाइट. ये पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन एंड रिस्पाइट. अब रिस्पाइट में क्या होता है, बेसिकली अवॉर्डेड लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल केस. लाइक अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है या वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, तो जो अब वो सेंटेंस है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है. ठीक है, ये रिस्पाइट के अंदर आता है. ठीक है, वन इज रिप्राइव. सो देर आर 5 काइंड सच. रिप्राइव में क्या होता है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस. जो भी सेंटेंस मिला है, स्पेशली डेथ सेंटेंस, उसमें स्टे लग जाता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड. दिस इज रिप्राइव. यानी अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो उसको रोक दिया जा सकता है कुछ समय के लिए. ठीक है, अगर कोई इसमें खामी लगती है प्रेसिडेंट को, तो वो उसकी दोबारा जांच के लिए करवाने के लिए कुछ समय के लिए रोक सकते हैं. ठीक है, ये रिप्राइव हुआ. तो ये 5 पार्डनिंग पावर है. पार्डन पूरी तरह से माफ़ कर देना, कम्यूटेशन हायर से लोअर पनिशमेंट दे देना, रिमिशन जो है वो टाइम पीरियड को कम कर देना विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर. फिर रिस्पाइट आता है जिसमें किसी स्पेशल कंडीशन में सेंटेंस को कम कर देना. ठीक है, और रिप्राइव में जो है कि टेम्पररी पीरियड के लिए होल्ड लगा देना किसी भी सेंटेंस को, स्पेशली डेथ सेंटेंस. ठीक है, ये हुआ हमारे प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर. तो प्रेसिडेंट हैज़ एक्सरसाइज पावर्स एंड फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अंत में जाते जाते ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पावर्स मैंने इसमें बताई है वो सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं. कौन? प्रेसिडेंट. यानी प्रेसिडेंट खुद से नहीं करते कुछ भी, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहता है या कहते हैं उनके हिसाब से चलता है. ठीक है, सो फाइनली कहा जाए तो ये एक टाइप से रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं. तो ये हमारा आज प्रेसिडेंट का चैप्टर ख़त्म हुआ. अगली बार हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट और अगले दूसरे चैप्टर में. थैंक यू.